गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। तो देखो बच्चों, पेशी बोझ वाला टॉपिक आपको हम समझा रहे थे। और पेशी बोझ में बच्चों क्या चीजें मैंने आपको समझाई वो तो आपको पता है, जो आपको मैंने समझाई। फिर भी हम एक बार जो है बात को कंटिन्यू करते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि राम राइट्स ए लेटर, और आपसे कहा बच्चों इसका पेशी बोझ बनाओ, तो आपने बनाया। क्या बनाया? छांटता सीखो बच्चों। ये वर्ब है, जो वर्ब के पहले होता है वो क्या होता है? जनरली सब्जेक्ट होता है। जो वर्ब के बाद होता है वो जनरली ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन बच्चों अगर यहां कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट तो, लेकिन वो वर्ब का नहीं होगा, वो प्रीपोजिशन का होगा। इसलिए तो बच्चों आप जानते हो, मैंने आपको कहा कि जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता, दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों की क्रिया आकर्मक माने इंट्रांजिटिव होती है, दो सेंटेंसेस के नेवर बी चेंज्ड इनटू पेशी वॉइस, ऐसे वाक्यों को कभी पेशी वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। बोलो, ये बात बताई थी कि नहीं बताई? बताई। तो अब जरा देखो बच्चों, इसका पेशी वॉइस कैसे बनाओगे? ए लेटर। यहां तक कोई समस्या नहीं बच्चों, समस्या इस जगह आएगी। आप इस जगह, यहीं पर गलती होने की संभावना है आपसे। वो जगह क्या है? वो बच्चों ये जो जगह है, ये एचवी मांगती है कि यहां पर सहायक क्रिया लगाओ आप। अब बच्चों सहायक क्रिया कैसे छाटोगे? आपको बताया गया ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। टेंस को आइडेंटिफाई करो। पहला स्टेप क्या है? आपको जो पेशी वॉइस बनाने के लिए जो आलोच्य वाक्य दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैल हैव टू फाइंड आउट द टेंस ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस। आपको उस दिए हुए वाक्य विशेष का टेंस जो है फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप तो जानते हो कि जिस वाक्य में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आता है, उस वाक्य का टेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल होता है। ये बात तो बच्चों आप जानते हो। उसके ठीक आगे वाला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। और कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? वाज या वर। अब आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य का जब पेशी वॉइस बनाया जाता है तो उससे ठीक आगे वाला टेंस माने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों उसमें भी एक समस्या है, दो है, वाज और वर। तो कौन सी लगाएं? तो बच्चों आप ये जानते हो कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट वो बच्चों हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। और आप जानते हैं बच्चों की सिंगुलर वर्ब तो वह होती है जिसके अंत में हमेशा क्या आता है बच्चों? सिंगुलर वर्ब तो वह होती है जिसके अंत में हमेशा एस आता है। तो बताओ जरा क्या आएगा? वाज, मतलब ये वाज वाला आएगा। तो बताओ यहां पर किसका प्रयोग करोगे? वाज। क्यों बच्चों गलत बोल दिया मैंने, एक्चुअली इज एम आर बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? क्योंकि मैं पास्ट में चला गया हूं। यहां आएगा बच्चों इज एम आर। तो बच्चों आप तो जानते हो कि मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। हालांकि कोशिश तो मेरी यही रहती है गलती नहीं करूं, पर गलती होगी मुझसे, तो दुरुस्त भी कर लिया हमने। तो बच्चों जरा देखेंगे आप, इज एम आर है। अब प्रश्न ये है कि इज एम आर में से क्या चुने? तो आप फिर वही फार्मूला कि सिंगुलर सब्जेक्ट वह होता है जो क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब वह होती है जिसके अंत में क्या आता है? एस। तो बोलो एस इसके अंत में आ रहा है, तो आप किसका प्रयोग करोगे जरा बताओ? आप बच्चों यहां इज एम आर में से सिर्फ इज का प्रयोग करो। ये प्रॉब्लम अगर सोल्व होगी तो आगे कोई समस्या नहीं है। अब क्या बच्चों, इसकी थर्ड फॉर्म है, तो आपको मैंने बता दिया कि सो तो ऐसी है जो याद करनी पड़ेगी, और उसके आगे जितने भी हैं उनमें केवल क्या करना पड़ता है? उनमें सिर्फ ईडी जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर पहले से ही अंत में आ रहा तो सिर्फ डी जोड़ना पड़ता है। और कभी कभी बच्चों अगर जैसे वाई आता है तो वाई की जगह क्या आई भी करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं? अगर वाई के ठीक पहले क्या आ रहा तो कॉन्सोनेंट, और अगर वाई के ठीक पहले वोवल आ रहा तो नहीं करते हैं। जैसे बच्चों कभी कभी तो वोवल में भी होता है, जैसे पे है। अब जो पी ए आई डी, अब आप ये कहोगे साहब यह क्या किया? यहाँ पी को इसको आई किया, ठीक है, एक तो इसको कर दिया हमने। अब जैसे प्ले है, तो प्ले में क्या है बच्चों बताओ आप? वाई आ रहा है तो इसमें ईडी जोड़ोगी। क्या जोड़ोगी? इसमें ईडी जोड़ोगी। तो आप इस बात को देखो बच्चों कि वाई को यहां पर आई नहीं किया गया है, तो कुछ में आई किया जाता है, बच्ची नहीं किया जाता है। तो इससे बच्चों इसको याद करो, आप समझो। ओके, आइए जरा बढ़ाते हैं हम। आज की बात क्या है? आज की बात तो बहुत सरल है। थर्ड फॉर्म बच्चों आपको याद है तो काम चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आती है तो राइट का राइटेड कर दो। इसका कारण है, ऐसा मैंने इसलिए बताया बच्चों क्योंकि राइट का राइटेड तो 100% गलत है। मैं अपनी जुबान से कह रहा हूं, फिर भी मैं राइट का राइटेड करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राइट से मेरा मतलब है कोई भी वर्ब आएगी तो उसमें आप ईडी या डी जोड़ दो। उसकी एक वजह है, तब आपके 80% वाक्य शुद्ध होने के चांस हैं। क्योंकि 80% क्या 90% क्या 95% क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में एक्चुअली ईडी जुड़ता है। कोई तुम्हारी किस्मत ही खराब हो, राइट ही दे दे, तुमने राइटेड ही कर दिया, तब तो गलत हो जाएगा।
लेकिन फिर भी अगर बच्चों आपने राइट हेड भी किया, आजू बाजू का पूरा सही किया, तो टीचर को ये तो चलेगा पता कि फ्रेमिंग तो सही कर रहा है, और फ्रेमिंग सही कर रहा है तो कम से कम एक नंबर में से आधा नंबर लाने का हकदार तो बनता है। यही तो बात है बच्चों, इसलिए आपको ये करना चाहिए। अध्यापक इतना क्रूर नहीं होता है, इतना निर्दयी नहीं होता है कि वह आपको फेल करने की मानसिकता लेकर के कॉपियां जांचने बैठता हो। उसके मन में पूरी को आपके प्रति सहानुभूति रहती है, वो दिल के कोने से चाहता है कि वो आपको पास करे, लेकिन कुछ तुम पास करने के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ोगे तभी तो करेगा। तो अगर खाली कापी छोड़ दो ये वो पास कर देगा, दोबारा किसी ने ऊपर अधिकारी ने उसकी कॉपियां जचवा दी तो बेचारा सस्पेंड होकर घर चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर बच्चों नेकी करने की सजा मिल जाएगी उसको। तो ऐसी नेकी अध्यापक कर नहीं सकता है। लेकिन अगर आप सहयोग करोगे, कुछ सही लिखोगे, तो वो आपको एक की जगह 1.25 नंबर देने की कोशिश करेगा। एक की जगह आपको 1.25 नंबर ही देगा वो, लेकिन 1.25 नंबर आपको कभी नहीं देगा। लेकिन कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एनी हाउ, तो ए लेटर इज रिटन बाई में बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बाई आपको लगाना है। अब राम का क्या करोगे, राम तो नाम है, नाम में कोई चेंज नहीं होता। अब आप ये कहोगे कि सर ये बातें तो आप शुरू से समझा रहे हो, फिर इसको समझाने की आवश्यकता पड़ी है। यही बात बच्चों, मेरा तरीका कुछ ऐसा है कि जब मैं शुरू से ही समझाता हूं, बाद में वहीं से स्टार्ट करता हूं। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। पिछली क्लास में बच्चों आपको समझाया हमने कि आई टीच यू इंग्लिश। बोलो ये सेंटेंस समझाया था कि नहीं समझाया, जरा वो बोर्ड की तरफ देखो। आई टीच यू इंग्लिश का मतलब मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब बच्चों प्रश्न यह है कि ये सेंटेंस अगर परीक्षा में आ जाए तो आप क्या करेंगे। लेकिन आप ये जानते हो बच्चों, ये सेंटेंस 2 प्रकार से आ सकता है। ये सही है, या इसको और कैसे लिखा जा सकता है, आई टीच इंग्लिश। अब बताओ क्या हो जाएगा। अब टू लगेगा, बताया था आपको, टू यू। क्या समझाना चाहता हूं, अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं तो जनरली क्या होता है बच्चों की जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। परंतु यह भी गलत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में लिख रहे हो तो भी गलत नहीं है। लेकिन इसी सूरत में क्या करना पड़ेगा, ऐसी सूरत में बच्चों जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसके पहले टू यानी दोनों के बीच में टू का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अब मैंने बच्चों ये सेंटेंस इसलिए लिखाया क्योंकि सवाल चाहे ये आए चाहे सवाल ये आए, दोनों के उत्तर एक ही होंगे। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो बच्चों कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ में क्या आएगा, कहां नहीं आएगा। सवाल ये और ये दोनों एक ही है बच्चों। कई बार आप जानते हो कि आपकी हिंदी साहित्य या इतिहास वगैरह में सवाल पूछा जाता है, चंद्रगुप्त एक महान योद्धा था, स्पष्ट करें, या चंद्रगुप्त की विजयों का संक्षेप में उल्लेख करें। उत्तर दोनों के एक ही है, इसलिए यह लगा दिया उसने। तो दोनों का मतलब एक ही है। मैं दोनों के आंसर देता हूं बच्चों, तो दोनों के आंसर कैसे बनेंगे जरा देखना। पेशीगोई भी इसके 2 प्रकार से बन सकते हैं और दोनों ही प्रकार से आपके सही माने जाएंगे। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको कौन सा याद रखना चाहिए, ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, इन दोनों वाक्यों में ज्यादा प्राथमिकता देने लायक ऊपर वाला है। वैसे इसको भी आप गलत सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात यह है कि पेशीगोई भी 2 प्रकार से बनेगा, तो कौन सा प्राथमिकता देने वाला कौन सा नहीं है। तो पेशीगोई में बच्चों क्या होता है कि ये इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब बच्चों अगर 2 ऑब्जेक्ट हो तो आप इस बात को जानते हो कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अब मैं आपको बच्चों डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस का पीवी बनाना सिखा रहा हूं। डबल, कोई समस्या है? अब आपको डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस का पीवी बनाना हम सिखा रहे हैं। तो आप जानते हो बच्चों, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। परंतु एकाधिक ऑब्जेक्ट है, मेरा मतलब 2 ऑब्जेक्ट है, तो उनमें से एक तो पक्का क्या होगा, सजीव होगा, जिनकी संख्या बिल्कुल सीमित है। जैसे आई का मी होगा, बोलो वी का क्या होगा, शाबाश, वी का क्या होगा, वी का अस होगा, और यू का क्या होगा, यू का बच्चों यू ही होगा। फिर बताओ ही का क्या होगा, तो सभी बच्चे जानते हैं कि का क्या होगा, ही का बच्चों हिम होगा। उसी तरीके से बच्चों जरा बताना शी का क्या होगा, तो सभी बच्चे जानते हैं कि शी का क्या होगा, हर होगा, और दे का देम होगा, इट का इट होगा, वन का वन होगा, नाम का नाम होगा, और हु का हुम होगा, WHOM। क्लियर हो गई बात। एनी हाउ, अब बच्चों ये देखते हो आप कि इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। जरा छांटो ये सब्जेक्ट, जरा छांटो ये वर्ब, जरा छांटो ये ऑब्जेक्ट, जरा छांटो ये भी ऑब्जेक्ट। अब बच्चों प्रश्न ये है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट आइए लें, तो ये तो कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा सही इसको माना जाएगा, प्राथमिकता इसको देनी चाहिए क्योंकि ये सजीव है। तो कैसे लिखो ये यो, फिर क्या करो ये इज एम आर लगाओ। तो यू के साथ तो बच्चों इज तो आता ही नहीं है, आर भी सॉरी एम भी नहीं आता, तो फिर क्या आएगा यू आर, क्योंकि इसको क्या माना गया प्लूरल। तो यू आर
टीच की थर्ड फॉर्म टीचेड नहीं होगी बच्चों, टॉट होगी। क्या होगी? यू आर टॉट। अब बच्चों आप क्या करते हो? यू आर टॉट बाई मी इंग्लिश, ऐसे बनाते हो, क्योंकि सीधा सा तरीका यही है। और तरीका भी क्या, आपने यही तो बताया आपको कि भाई सबसे पहले क्या लगाओ? सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद क्या करोगे? एचवी लगाओगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, और उसके बाद बाई प्लस एजेंट लगाओगे। यही बताया था मैंने। लेकिन बच्चों इस सूत्र में आपको कुछ दुरुस्त करना पड़ेगा। फुल स्टॉप यहां आएगा और छूटा हुआ ऑब्जेक्ट यहां, यानी वर्ब के बाद और बाई से पहले। ध्यान दो, बताओ क्या बनेगा बच्चे? यू आर टॉट इंग्लिश बाई मी। ध्यान दो बच्चों, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो जो छूटा हुआ ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग बच्चों बाई प्लस एजेंट के बाद नहीं किया जाता, अपितु बाई प्लस एजेंट के पहले किया जाता। ध्यान देने लायक बात है, ठीक है। आप उठा के बाहर रख दोगे तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपका सूत्र तो यही कहता है जी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद बाई प्लस एजेंट लगा दो, जो छूटा हुआ उसको बाद में लगा दो। जनरली हम यही कहते हैं। लेकिन बच्चों मैंने आपको बोला विशेष क्या कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट के स्थान पर ट्रांसफर किया है तो एक ऑब्जेक्ट छूटेगा ना। जो ऑब्जेक्ट छूटेगा दैट शैल ऑलवेज बी प्लेस्ड बिफोर बाई प्लस एजेंट एंड नेवर आफ्टर बाई प्लस एजेंट। क्लियर हो गया है? अब बच्चों एक तरीका तो ये है, इसका तो बना के दिखा दिया। एक तरीका बच्चों ये भी है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट, एक तो बाई है, एक तो क्या है यू और एक इंग्लिश है। तो इस बार में इंग्लिश को आइए लेके देखता हूं। इंग्लिश, अभी जमार लगाओ तो यही जाएगा। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट मी, क्योंकि छूटा हुआ ऑब्जेक्ट है ना वो यहां आएगा। और इंग्लिश इज टॉट, नहीं बताओ यह क्या आएगा? यू आएगा ना। इंग्लिश इज टॉट यू, फिर क्या जाएगा? बाई, और ये आएगा क्या बन जाएगा बच्चों? मी बन जाएगा। ऐसा बताया आपको मैंने, क्या आएगा? मी बन जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों ये वाक्य आपको बिल्कुल शुद्ध लगना चाहिए, कोई समस्या नहीं है इसमें, क्योंकि आप जानते हो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, उसके बाद में एचवी आ गई, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद बाई प्लस एजेंट के पहले आपने किसका प्रयोग भी कर दिया? ऑब्जेक्ट का कर दिया। लेकिन बच्चों आप एक बात भूल गए, आप कौन से ऑब्जेक्ट को आगे ले गए? आप बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले गए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ा। तो बच्चों जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो इसके पहले इस स्थान पर TO2 आना चाहिए पेशी वॉइस में। बोल के देखो, इंग्लिश इज टॉट यू बाई मी, ये गलत है, और इंग्लिश इज टॉट टू यू बाई मी, ये बिल्कुल सही है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष बच्चों इतना सा निकला कि यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों, निष्कर्ष ये निकला कि अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें से एक निश्चित रूप से क्या होगा? जरा देखना, अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं? डबल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बच्चों निश्चित रूप से उनमें एक क्या होगा बच्चों? एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब आप पेशी वॉइस बनाते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बच्चों अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हो तब आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। किसके पहले? जो IO है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके पहले आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर बच्चों ये समझ में आपके नहीं आया तो मैं आपको इसको दूसरा उदाहरण देके समझा सकता हूं, ठीक है। तो वो क्या है? अभी दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। दूसरा उदाहरण देखना, शी टॉट मी ए लेसन। बोलो, शी टॉट मी ए लेसन, यानी उसने मुझको क्या किया? एक सबक सिखाया। शी टॉट मी ए लेसन अर्थात उसने मुझको एक सबक सिखाया। अब बच्चों अगर ऐसा वाक्य आपके आ जाता है कि साहब उसने मुझको एक सबक सिखाया, तो आप क्या करते हैं? वही तरीका है। आप जानते हो बच्चों ये सवाल ये भी आ सकता था कि शी टॉट ए लेसन टू मी, बात एक ही है। अब जो आगे बढ़ो, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, कोई समस्या नहीं है यहां तक। ये बच्चों आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। सॉरी, ऑब्जेक्ट क्यों हो गया? ये तो वर्ब है। क्या ये तो वर्ब है, ये वर्ब हो गई। और ये क्या बच्चों? ये ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। ये निर्जीव है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सजीव है
ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब बच्चों कौन सा ये लेते हैं? हमेशा बच्चों इसको ही लेने की कोशिश किया करो आप, लेकिन आने आपको दोनों चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उनके अंदर क्या होता है बच्चों, सारी जो ऑप्शन है वो ए इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, तो फिर उसको भी आप गलत नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर उसको आप आइए लेते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा? तो एक तरीका तो ये देखो, पहले क्या कर रहे हैं अपन, आई। अब ये टॉट आ गया बच्चों, तो ये तो कौन सा टेंस है बताओ? प्रेजेंट सिंपल तो ये नहीं, ये तो पास्ट सिंपल है। और आप जानते हो बच्चों पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल क्या जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगेगा? वाजेवर। तो बच्चों यहां पर वाजेवर का प्रयोग होगा। इस आई के लिए लगाना आपको सीखना पड़ेगा। तो ये बच्चों आई के साथ तो वाज ही आता है ना, माना कि इसको प्लूरल माना जाता है, फिर भी पास्ट में इसके साथ में वाज गए प्रयोग होता है, ये अपवाद है। तो आई वाज, अब लगा दो थर्ड फॉर्म, आई वाज टॉट। ऑब्जेक्ट छूटा हुआ कौन सा है? ए लेसन बाई, शी की जगह क्या करो ये हर। आई वॉज टॉट ए लेसन बाई हर। अब बच्चे इस वाक्य को यूं भी लिख सकते थे आप, आई वाज टॉट, आई वाज टॉट, सॉरी आई वाज टॉट क्यों? या बच्चों आई की जगह एक बार ए लेसन लिखिए, देखो क्या लिखिए, देखो ए लेसन। तो बोलो क्या हो गया? ए लेसन वाज टॉट। अब यहां टू लाओ बाहर से, टू मी बाई हर। ए लेसन वाज टॉट टू मी बाई हर, अर्थात उसके द्वारा मुझे क्या किया गया? एक सबक सिखाया गया। बोलो समझ में आ गया ना? एक एग्जाम्पल बच्चों मैंने और दिया आपको, सिर्फ ये बात समझाने के लिए। उदाहरण आप कहीं कर सकते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया है। गणित में क्या होता है बच्चों? तरीका बताया जाता है और उसके अंदर आप वैल्यूज रखते जाओ, कई सवाल खुद बनाते जाओ और सवालों के जवाब आप खुद देते जाओ, तो तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक बात और है कि ये जो टू मैंने बताया आपको कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसके पहले आपको टू लगाना चाहिए, ठीक है? इस टू के स्थान पर बच्चों कभी कभी फोर भी आता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वो फोर कब आता है बच्चों? दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब। वो बच्चों उस क्रिया की जो नेचर है उस पर निर्भर करता है। जैसे एक दूसरे उदाहरण से अपनी बात समझाऊंगा तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों आपको दिया गया कुछ क्रियाएं हैं, एक है ब्रिंग है, एक बाई है। जैसे मैंने आपको कहा माई हस्बैंड, यानी मेरा हस्बैंड है। ये बच्चों कोई औरत कह रही है, कोई पुरुष नहीं कह रहा है। माई हस्बैंड बॉट मी, मेरे हस्बैंड ने मुझे खरीदा। नहीं बच्चों, माई हस्बैंड बॉट मी ए साड़ी। अब बोलो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे खरीदा, इसका मतलब यह है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक साड़ी खरीदी, मेरा हस्बैंड मेरे लिए एक साड़ी खरीद कर लाया, ऐसा इसका मीनिंग है। अब आप इसका पेशेवज बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना। ये वर्ब बच्चों पर्टिकुलर है। जैसे ब्रिंग एक वर्ब है, BRING। जैसे BUY बाई एक वर्ब है, इसे बच्चों परचेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज। उसी तरीके से बच्चों फाइंड एक वर्ब है, मेक एक वर्ब है, MAK, ठीक है? और प्रिपेयर एक वर्ब है, प्रिपेयर। एक बच्चों कुक है, COOK कुक। तो आप जरा इन क्रियाओं पे सोचो। जैसे मैं आपको कहता हूं कि शी कुक्ड मी लंच, यानी शी कुक्ड लंच टू मी या फॉर मी? जाहिर सी बात है कि फॉर मी, उसने मेरे लिए खाना बनाया। तो बच्चों इन क्रियाओं के साथ में जो मैंने ऊपर लिखी है, इनके साथ में आपको टू का प्रयोग नहीं करना, फॉर का करना है। कैसे? जैसे मी को आइए लाता हूं, आई वाज, ये आ गया साहब आपका बोट, ए सारी, आई वाज बोट ए सारी बाई माई हस्बैंड। आई वॉज बॉट ए सारी बाई माई हस्बैंड का मतलब ये हुआ कि क्या हुआ कि मेरे लिए जो है, मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्होंने मेरे लिए एक साड़ी खरीदी। तो ऐसे वाक्यों को बच्चों आप इस तरीके से न बना करके, ठीक है, ये जो मैंने तरीका बताया है ये तरीका लागू होने लायक है, लेकिन ऐसे वाक्यों में आपको किसे तरजीह देनी चाहिए, किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? इस ए सारी वाले को आगे लाओ आप, ए सारी, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ए सारी
अब बोलो क्या आएगा, ये आ गया वाज, बोट, ये सारी वाज बोट, ठीक है, ये सारी वाज बोट। और फिर क्या है, मी छूट गया, तो ये सारी वाज बोट, यहां बच्चों 4 लगाओ, 2 ना लगा करके 4 लगाओ, 4 मी, बाई, माई, हस्बैंड। तो बच्चों आप इस बात को समझो कि ये जो क्रियाएं हैं इनमें क्या होता है, इस तरीके का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि शी कुकड मी लंच, उसने मेरे लिए क्या किया, लंच पकाया। अब लंच को आइए लाओ एक बार, तो शी कुकड लंच, टू मी का प्रयोग न हो के बच्चों, यहां टू का प्रयोग न हो के किसका होना चाहिए, फॉर मी। ये बात मुझे समझानी थी आपको। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों अपनी बात को कंटिन्यू अपन करते हैं। तो बात बच्चों डबल ऑब्जेक्ट्स की है, और सारांश ये है कि अगर किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया गया है और अगर आपको उसका पेशीबुज बनाना है तो आप क्या करोगे, दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को आइए ले सकते हो। लेकिन अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइए लिया है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइए लिया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम। थोड़ी सी क्या कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो छूटा हुआ ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग आपने बाई प्लस एजेंट के पहले किया, उसके ठीक पहले आपको टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये क्रियाएं बच्चों ध्यान दो, शी डबल ओ जे, कुक यानी पकाना, BRING ब्रिंग यानी क्या होता है लाना, BUI बाई यानी खरीदना, परचेज यानी क्रय करना, एक ही बात है। फाइंड यानी कोई चीज को फाइंड करना, पाना। और बच्चों एक मेक, मेक मानी क्या होता है, बनाना। प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी क्या होता है, तैयार करना, नाश्ता तैयार किया वगैरह वगैरह। तो ये क्रियाएं बच्चों खास है, इनके साथ में टू का प्रयोग नहीं करके 4 का प्रयोग किया जाता है। आगे अपनी बात को हम बढ़ाते हैं। डबल ऑब्जेक्ट की बात समझ में आ गई। अब बच्चों कैसे वाक्य है जिनका पेशीबोझ नहीं बनता, ध्यान दो। आप इस बात को जानते हो बच्चों, जिन वाक्यों का पेशीबोझ नहीं बनता उनके बारे में एक बात तो आपको बताई जा चुकी है। कौन सी? देखो बच्चों, ये है पेशिव वॉइस, ठीक है। किसका नहीं बनेगा? अगर मान लो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ ही नहीं है तो पेशिव वॉइस भी नहीं बने। क्या कहा मैंने? ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पेशिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों पेशिव वॉइस का नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, पर ऑब्जेक्ट होगा तब बनाओगे ना। जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो क्या आप खाक बनाओगे? एक बात समझ में आ गई है। दूसरी बात, और कौन से वाक्य जिनका पेशिव वॉइस नहीं बनता, ध्यान देना। अब बच्चों अगर आपसे कोई सवाल पूछेगी, आई गो टू जयपुर, क्या बोला मैंने? आई गो टू जयपुर, एक वाक्य। तो आप इसका पेशिव वॉइस नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसमें बच्चों सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चों वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होकर के ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन कहते हैं।
इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, क्योंकि जो है वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम उसको क्या नहीं मान सकते, उसको बच्चों हम क्या नहीं मान सकते। जैसे बच्चों कई बार आप क्या बोलते हो, कई बार आप कहते हो कि स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग एक वर्ब है, क्या बोला बच्चों, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब बच्चों प्रश्न यह है कि स्विमिंग क्या है, एक वर्ब है, क्योंकि इसमें एनजी जुड़ा हुआ है इसलिए वर्ब है। लेकिन बच्चों ये हमारे काम की नहीं है, ये हम इसको वर्ब नहीं मान सकते, क्योंकि ये कर्ता के स्थान पर आ रही है, सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन का फंक्शन कर रही है। किसका फंक्शन कर रही है, माना कि स्विमिंग वर्ब है, लेकिन ये वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर रही है, ये नाउन की तरह फंक्शन कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये वर्ब होते हुए भी हमारे काम की नहीं है, हम इसको वर्ब नहीं मान सकते हैं। ए जिरंड कैन नेवर बी सपोज टू बी ए वर्ब, एक जिरंड को कभी वर्ब नहीं माना जा सकता। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन कैन नेवर बी सपोज टू बी द प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन को सेंटेंस का प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। दैट्स व्हाई इट कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू चेंज द सेंटेंस इनटू पेशिव वॉइस। इसलिए वाक्य को पेशिव वॉइस में बदलने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों क्या बताया मैंने, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पेशिव वॉइस नहीं बनता। आप कहोगे साहब ये बात तो आपने बता दी है। जी हाँ, ये बात तो मैंने बता दी है। अब मैं दूसरी बात बताऊंगा इससे जोड़ करके, तब आपको लगेगा कि हाँ ये बात बताने का कुछ मतलब था। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही है और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, उसका पेशिव वॉइस नहीं बनेगा। यह है नई बात। अब प्रश्न यह है कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होता है हम बताते हैं आप। जैसे मैंने आपको कहा आई लव यू, दूसरा है आई एम ए टीचर। दोनों सेंटेंसेस की बच्चों आप तुलना करके देखना, मैं समझाना क्या चाहता हूं इनके माध्यम से। देखो बच्चों एक बात बताओ कि यहां आई कौन है, सब्जेक्ट है, एम कौन है, वर्ब है। अब मुझे बताओ बच्चों ये ए टीचर कौन है, आपको ये ऑब्जेक्ट है। बच्चों ऑब्जेक्ट होता, एक बार बताओ आई और ए टीचर अलग अलग आदमी है, एक ही है, मुझे ये बताओ भाई। आई और टीचर एक ही आदमी है, मैं ही टीचर हूं और टीचर ही मैं हूं, क्या ये सही है? बोलो, जवाब दो इस बात का। तो बच्चों आप इस बात को देखो कि यहां आई जो है वही टीचर है, कोई और नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, दो अलग अलग वस्तुएं होती हैं, उनका स्वतंत्र, उनकी स्वतंत्र एंटिटी या उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ये ए टीचर इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है बच्चों, जरा बताना। एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो वह शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वह बच्चों सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और ऑब्जेक्ट कभी नहीं कहलाता। निष्कर्ष क्या निकला? और सुनो ऊपर वाला वाक्य, आई यानी मैं, लव माने प्रेम करता हूं, और यू माने है बच्चों तुमको। ये को अंग्रेजी में नहीं होता, ये बाहर से लाना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि आई जो सब्जेक्ट है वो खुद को ही प्रेम करता है या किसी और को करता है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, मैं अलग हूं तुम अलग हो, एक नहीं है हम, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। इसलिए इसका पेशी वही आराम से बनेगा, इसका नहीं बनेगा, क्योंकि इस वाक्य में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, बल्कि ये क्या है, ये दो कॉम्प्लीमेंट है। अब बच्चों प्रश्न ये है, आपका सवाल ये है कि सर बात तो हमारी समझ में आ गई, परंतु फिर भी पकड़ना समझाओ। तो पकड़ने का तरीका तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स, आर टू डिफरेंट पर्सन्स, दे हैव देयर इंडिपेंडेंट एंटिटी, अर्थात उनकी एंटिटी माने उनकी अस्मिता अलग अलग होती है। लेकिन बच्चों जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट से जुदा नहीं होता। मेरा मतलब ये नहीं है कि उससे जुदा नहीं होता, मेरा मतलब उससे अलग कोई चीज नहीं होता, वो उसी के बारे में अतिरिक्त जानकारी या एडिशनल इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, इसलिए आप इसको आगे ले जाओगे, ये टीचर है, फिर आप पता क्या करोगे, टीचर अब लगा दोगे इज एमआर का प्रयोग करो, टीचर इज, है ना, टीचर इज बाय मी,
ठीक है, ए टीचर इज बाय मी, तो पैसिव वॉइस नहीं है, इस तरीके से पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगा। तो बच्चों क्या निष्कर्ष निकला कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, और उसके स्थान पर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है, तो उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। तो उस वाक्य का क्या नहीं बन सकता है? पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। अब बच्चों एक दूसरा सवाल और है। दूसरा तो क्या, पहले इसी को समझाता हूं। आप बच्चों ये देखो कि कैसे पहचानेंगे आप कॉम्प्लीमेंट को, तो एक सीधा सा तरीका है। जिस वाक्य में आ जाए, ध्यान देना, एम आ जाए, आर आ जाए, या जिस वाक्य में वाज आ जाए या वर आ जाए, या जिस वाक्य में हेज आ जाए या हेव आ जाए या हेड आ जाए। ध्यान देना बच्चों, और भी हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो आपको याद कर लेने चाहिए। इनके बाद अगर किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान से सुन लेना बच्चों, अगर इनके बाद वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि सीधे किसका प्रयोग हुआ है? सीधे बच्चों किसी नाउन का, या कभी कभी नाउन की जगह एडजेक्टिव भी आ सकता है। क्या बोला? ध्यान से समझना। अगर किसी वाक्य में ही एम आर के ठीक बाद किसी नाउन का या किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो नाउन या एडजेक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कभी नहीं होंगे, बल्कि वो तो उसका क्या होंगे? बल्कि वो तो उसका कॉम्प्लीमेंट होंगे। जैसे आप ये कहोगे साहब वो तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन ये आपने ये एडजेक्टिव कैसे बता दिया? तो एडजेक्टिव इसलिए बता दिया, जैसे बच्चों शी इज ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? शी इज ब्यूटीफुल। अब बच्चों एक तो सेंटेंस ये है और एक लिख दिया मैंने शी इज राधा, वो राधा है। अब मुझे बच्चों ये बताओ, राधा और शी एक ही है या अलग अलग हैं? तो बच्चे कहेंगे राधा और शी तो एक ही है। चूंकि एक ही है इसलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो तो कॉम्प्लीमेंट है। और चूंकि राधा किसी का नाम है इसलिए वो नाउन है। इधर आप देखो, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और शी एक ही है, अलग अलग हैं? दोनों एक ही है, यानी शी की विशेषता है ब्यूटीफुल। तो बच्चों आप क्या देखते हो, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इसके अंत में तो फुल आ रहा है, इसलिए ये नाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है। इसका एक मतलब ये भी निकाल सकते हो कि एक मतलब एक कॉम्प्लीमेंट कैन आइदर बी ए नाउन और एन एडजेक्टिव। इसका निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हो कि ये कॉम्प्लीमेंट कैन आइदर बी ए नाउन और एन एडजेक्टिव। का मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर इन जनरल या तो नाउन का ही प्रयोग होगा या एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट के स्थान ऐसा नहीं है वर्ब आ जाएगी, वर्ब नहीं आ सकती है। तो कॉम्प्लीमेंट भी बच्चों क्या है कि एक प्रकार का नाउन इक्विवेलेंट जो है वही माना जाएगा। अब बच्चों आपने क्या देखा, ये बात तो आपकी समझ में आ गई है, लेकिन एक बात और है जो आपको समझानी है। ये बच्चों तीसरी बात क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, पैसिव वॉइस बना दिया आपने। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, पैसिव वॉइस बना दी। अब बच्चों ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया और कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये क्या है? ये क्या है? अगर इस प्रकार की बनावट किसी वाक्य की, अगर इस प्रकार की फ्रेमिंग किसी सेंटेंस की है तो ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका क्या होगा? बच्चों ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका क्या होगा? तो ये तरीका बच्चों आपको एक ही मिनट के अंदर में क्लियर कर देता हूं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो पहले कुछ क्रियाएं लिखना, मेक, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट, सॉरी, लिखते जाओ फटाफट, मेरा टाइम जो है उसका बजर बजने वाला है। तो मेक हो गया, इलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, अपॉइंट हो गया, नॉमिनेट हो गया, और बच्चों और क्या हो गया? और हो गया डिक्लेयर। क्या हो गया? डिक्लेयर। और हो गया नेम, और हो गया क्रिस्टियन। क्रिस्टियन और नेम का मतलब एक ही होता है बच्चों, किसी का नाम पढ़ना, अपन किसी का नाम पढ़ते हैं तो दैट इज क्रिस्टियन, ईसाई तो ऐसे बोलते हैं, नेम हो गया। इन क्रियाओं की एक खास बात है बच्चों, देखना जरा। वी कॉल गांधी जी बापू। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों प्रश्न ये है कि क्या ये दूसरा ऑब्जेक्ट है? नहीं बच्चों, गांधी जी और बापू एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगर ये अलग अलग होते तो ये डबल ऑब्जेक्ट होता। तो बापू तो गांधी जी के बारे में बता रहा है,
तो बच्चों एक तो इसके पहले क्या नहीं आएगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए ये ओशी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओशी कहलाएगा। जब आप इसका पेशीबोझ बनाओगे तो एक बात का ध्यान रखो ये कि इसका प्रयोग बच्चों बाई प्लस एजेंट के पहले करोगे, बाद में कभी नहीं करोगे। कैसे? जैसे गांधी जी, ऑब्जेक्ट को आइए लिया है हमें, ये हो गया बच्चों गांधी जी। कोई दिक्कत यहां तक? अब बच्चों इसको प्रेजेंट सिंपल है तो आप क्या करोगे, इज एम आर लगाओ तो इज कॉल की क्या करोगे, कॉल्ड। अब इस जगह छूटा हुआ क्या है, ये छूट गया ना ओसी, तो इसको लिखो आप गांधी जी इज कॉल्ड बापू। गांधी जी को बापू कहा जाता है, फिर लगाओ बाई और वी को किसी में बदलो, ऐसे बदलो। गांधी जी इज कॉल्ड बापू बाई, ऐसे यानी गांधी जी को हमारे द्वारा बापू कहा जाता है, गांधी जी को हमारे द्वारा बापू कहकर पुकारा जाता है। तो बच्चों इस तरह से अपनी आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार बच्चों।